हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो क्या है 4 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है इट सप्लाइज रिसोर्सेज। ये हमें रिसोर्सेज देता है, ठीक है। और रिसोर्सेज कौन से देता है? एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बात ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टिंग। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी, एग्जॉस्टेड या डिप्लीटेड का मतलब है ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द रिसोर्स रिमेन्स अवेलेबल। यानी उनकी हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई अपने पास रहेगी, कभी भी वो ख़त्म नहीं होंगे। आप सोच रहे होगे ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो ख़त्म नहीं होंगे? तो एग्जांपल है जैसे एक फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं, तो ये ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जिसे दोबारा से हम आसानी से उगा सकते हैं, है ना। या फिशेज़ इन द ओशियन। अब भाई समुद्र की मछलियों को थोड़ा ना हम खा सकते हैं कि हम 1-2 साल लगातार मछलियाँ खाएं तो हम सारी मछलियाँ खा जाएंगे, नहीं, है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जैसे सनलाइट हो गई, ये ख़त्म थोड़ा ना आएगी सनलाइट, है ना, कितना मर्जी इसको यूज़ कर लो। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होते हैं? are those resources which get exhausted with extraction and use. So non-renewable resources आपके वो resources हो गए जो exhausted यानी ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें ज़्यादा extract करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा धरती में से निकाल के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको, तो वो एक टाइम बाद ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। अब भाई अपने फॉसिल फ्यूल्स अगर उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है इट एजिमुलेट्स वेस्ट। अब और क्या करता है एनवायरनमेंट? हमारा दूसरा फंक्शन परफॉर्म, एजिमुलेट वेस्ट, यानी जो हम वेस्ट फैलाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर समा लेता है। जैसे कि धुआं हो गया, एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, हम फैलाते हैं। नदियों में हम कचरा वचरा गिरते हैं तो आपस में वो समा लेती हैं, अपने अंदर ले जाती हैं। इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। अब हमें ये लाइफ देते हैं, कैसे? जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी देकर। अब ये क्या चीज़ होती है भाई? जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स थे के प्लांट्स हैं तभी तो हम सांस ले रहे हैं, एनिमल्स हैं तो उनकी वजह से हम दूध वगैरह पी रहे हैं, हमें वूल मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है ना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी। अब हमें ये बढ़िया बढ़िया सीनरीज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमें घूमने का मन है तो हम कुल्लू मनाली चले गए, पहाड़ वहाड़ देखने, गोवा चले गए समुद्र देखने, है ना। तो ऐसे ही हमें सीनरीज़ प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस जो है हमें यहाँ से ये नेचर, हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है। द एनवायरनमेंट इज़ एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन। सो एनवायरनमेंट ये फंक्शंस हमेशा परफॉर्म करता रहता है, बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं आती है। भाई ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज रोशनी देना बंद कर देता है, ठीक है, कि 15-20 दिन ऐसा है सूरज ही नहीं निकला है, रोशनी आई नहीं, अंधेरा अंधेरा है, या फिर पेड़ जो है वो फल देना बंद कर दिए हैं, या फिर आपकी जो नदियां हैं उनमें सब नदी, सारी की सारी नदी एक साथ सूख गई है, वो पानी नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनइंटरप्टेड सप्लाई उनकी होती रहती है एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज़ विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। कब तक? जब तक उनकी जो डिमांड है उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम इतना अंधाधुंध डिमांड कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप सोचो कि आपने एक, आपके घर के आसपास एक खेत है, उसके अंदर जो भी है पेड़ फूल लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, अगर आप उसको सारे काट दोगे, बिल्कुल जला दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा खेत में से जो भी सारे पेड़ पौधे होंगे, है ना। तो उसको इतना यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ को कि वो ख़त्म हो जाए। This implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource. सो इसका क्या मतलब है? ये खुल के अब बताया जा रहा है आसान भाषा में कि रिसोर्स को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी जो धरती में से या कहीं से भी निकाल रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेट ऑफ रीजनरेशन से। यानी जो जनरेट हो रहे हैं रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज रातों रात नहीं बनते, उन्हें कई साल लग जाते हैं बनने में, है ना।
एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एजिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। साथ में हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, गंदगी, कचरा, पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो एनवायरनमेंट की एजिमुलेटिंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। यानी इतना कचरा फैलाओ कि हमारा एनवायरनमेंट उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाए। हद से ज़्यादा कचरा फैलाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी उस चीज़ के अंदर वो कचरा समा नहीं पाएगा, ठीक है, हद से ज़्यादा हो जाएगा। When this is not so, the environment fails to perform its third and vital function of life sustenance। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो थर्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो है लाइफ सस्टेनेंस। यानी भाई लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। जैसे कि सोचो, अगर हम सारी नदियाँ पोल्यूटेड कर दें तो भाई फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा, या सारे ही पेड़ काट दें हम तो सांस कहाँ से लेंगे, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। दिस रिजल्ट्स इन एन एनवायरमेंट क्राइसिस, और इससे क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। भाई एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। दिस इज़ द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही सिचुएशन आजकल हर एक वर्ल्ड में, हर एक कंट्री में है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ and the affluent consumption and production standards of the developed world have placed a huge stress on the environment। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ने से मतलब क्या है, हम बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और यूज़ करने लगे हैं, जिससे कि ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होने लगा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी नुकसान पहुंच रहा है हमारे एनवायरनमेंट को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टू फंक्शंस। तो दो फंक्शन जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आ गए हैं। मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटेंट। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जो इतनी गंदगी फैला रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमारा एनवायरनमेंट उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, यानी हमारा एनवायरनमेंट में वो कचरा समा नहीं पा रहा है और उसका कचरे का ढेर बनता जा रहा है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के इधर वो लिखी हुई है, देखो डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। यानी ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं हम, इसको एनवायरनमेंट कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो होती है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। द रिजल्ट, वी टुडे एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। सो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, थ्रेशहोल्ड यानी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस के स्टार्ट हो चुका है, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब होना, पोल्यूट होना, नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो गया। द पास्ट डेवलपमेंट हैज़ पोल्यूटेड एंड ड्राइड अप रिवर्स। जो अभी तक हमने जितनी भी डेवलपमेंट करी है सभी देशों में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है और रिवर्स ड्राइड अप यानी सूख चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं रिवर्स। एंड अदर एक्वीफर्स मेकिंग वाटर एंड इकोनॉमिक गुड। और बाकी जो एक्वीफर्स हैं, यानी और भी कहीं से जैसे कि ग्राउंड वाटर वगैरह होते हैं, हमें पानी मिलता है, उनकी वजह से जो वाटर एक इकोनॉमिक गुड बन गया है। इकोनॉमिक गुड का मतलब क्या है, पानी भी बिक रहा है भाई, बॉटलों में बिक रहा है पानी, उसको भी ख़रीदना पड़ता है। पहले पानी फ्री हुआ करता था, जगह जगह कुएँ हुआ करते थे, नलके हुआ करते थे, वहाँ से हम लोग पानी पी लिया करते थे फ्री में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिसाइड्स द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज़ एग्जॉस्टेड सम ऑफ दीज। अब इतना ज़्यादा जो हम बुरे तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, उसकी वजह से काफ़ी रिसोर्सेज जो है ख़त्म होने की कगार पे हैं। एंड वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज जो है इतने ख़त्म हो रहे हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी पे और रिसर्च पे, ताकि हम नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें, यानी और नए रिसोर्सेज ढूंढ सकें। इस चीज़ पे हम, इस रिसर्च पे बहुत ही ज़्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल थे उनको तो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो भाई ज़रूरत पड़ रही है कि हमें नए रिसोर्सेज मिल जाएँ कहीं से। एडिड टू दीज आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेड एनवायरमेंटल क्वालिटी। और इसकी वजह से और क्या
हो रहा है, हमारी हेल्थ कॉस्ट यानी हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, यानी एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। जैसे कि एयर और वाटर क्वालिटी की बात करें तो वो भी ख़राब हो रही है। भाई सांस लेना आजकल कितनी दिक्कत वाला काम हो रहा है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है और वाटर की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई है। ठीक है, हमारे जो है जितना हमारे पास अवेलेबल पानी है उसमें से 70% वाटर जो है हम लोग पोल्यूट कर चुके हैं, यानी उसको बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं। 70% वाटर को हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। अब एयर पोल्यूशन इसकी हो गया है इतना ज़्यादा, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है, यानी लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं। और वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब है पानी जो ख़राब है उसकी वजह से पानी से रिलेटेड काफ़ी बीमारियाँ लग रही हैं। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग, जिसकी वजह से जो है हेल्थ पे हम खर्चा करते हैं अपनी वो बढ़ रहा है, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है छोटी मोटी बीमारियों के भी, छोटे मोटे ऑपरेशनों के भी आजकल ऐसे 10-20 लाख के बिल बना देते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता यार। टू मेक मैटर्स वर्स, global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to the increased financial commitments for the government। अब और मैटर वर्स किस चीज़ में हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है कि जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, साथ में हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वो भी ख़राब हो रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का और ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ रहा है ना, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। Thus it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high। So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी हम डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, यानी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। यानी फ़ायदा इतना नहीं पहुंच रहा है हमको डेवलपमेंट का, जितना कि हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना। द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज़ आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स न्यू टू दिस सेंचुरी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये हमारी सेंचुरी के लिए बिल्कुल नई है? क्या ये अभी हम फेस कर रहे हैं कुछ समय से? इफ़ सो वाई, सो ऐसा क्यों? द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स सम इलेबोरेशन। तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके बताना पड़ेगा इस आंसर को। इन द अर्ली डेज व्हेन सिविलाइजेशन जस्ट बिगेन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत पहले की अगर बात करें, जब नया नया सिविलाइजेशन आया था और पॉपुलेशन जब इतनी तेज़ नहीं बढ़ने लगी थी, अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। एंड बिफोर कंट्रीज़ लुक इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन से पहले और ये पॉपुलेशन इतना बढ़ने से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से पहले। द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस दैन देयर सप्लाई। सो उस वक्त क्या था, जो हमारी डिमांड थी, जो हम एनवायरमेंट के रिसोर्सेज की डिमांड करते थे या यूज़ करते थे रिसोर्सेज, वो काफ़ी कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी। पहले हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करते थे। दिस मीन्ड दैट द पोल्यूशन वॉज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। सो इसका क्या मतलब है कि पहले पोल्यूशन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में था, यानी पहले हमारा एनवायरनमेंट इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता था, पोल्यूशन को। And the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources। साथ में जितनी तेज़ी से हम ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे जितनी तेज़ी से, वो काफ़ी कम था रेट ऑफ रीजनरेशन से। यानी पैदा ज़्यादा हो रहे थे, नए नए रिसोर्सेज बन रहे थे, लेकिन इतनी मात्रा में हम यूज़ नहीं कर रहे थे, उनको कम यूज़ कर रहे थे काफ़ी। हैंस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज। सो उस वक्त हमारे एनवायरनमेंट में इतने, आज से कुछ सालों पहले की अगर आप बात देखोगे, 20-25 साल पहले, तो इतना पॉल्यूशन नहीं था जितना कि अभी होने लगा है ना। But with the population explosion and with the advent of the industrialization to meet the growing needs of the expanding population। सो जब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया है, यानी पॉपुलेशन जो इतनी मात्रा में इतनी तेज़ी से जो बढ़ रही है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, यानी नई नई इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्रीज़ में आने लगी है, उसकी वजह से हम ये जो पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ रही है। अब भाई एक आदमी एक टाइम पे अगर 2 रोटी खाता है, तो अगर एक की जगह कई सारे लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे, 100 लोग 2-2 रोटी भी खाएंगे, तो 200 रोटी हो गई है ना। तो हमारी नीड्स और हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ रहा है अब, है ना। हम ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरतें पड़ रही हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन, जितने
जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खाएंगे, उतना ज़्यादा पहनेंगे, उतना ज़्यादा पिएंगे, उतना ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे। द रिज़ल्ट वॉज दैट द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेंट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन। सो वही बात हुई है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम जो रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो चाहे कंजप्शन के लिए हो, वो किससे ज़्यादा बाहर है? रेट ऑफ रीजनरेशन से। यानी रेट ऑफ रीजनरेशन, जो नए रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं वो कम तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, और जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इतने पैदा नहीं हो रहे हैं रिसोर्सेज जितने हम यूज़ कर रहे हैं। द प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। और साथ में हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी जो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है, जितना पोल्यूशन हम फैला रहे हैं वो इस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है, कैपेसिटी से उसकी बाहर है। तभी जगह जगह हमें कचरा नज़र आता है और इतना मौसम वगैरह में, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। दिस ट्रेंड कंटिन्यूज इवन टुडे। और ये ट्रेंड अभी तक चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। Thus what has happened is a reversal of supply demand relationship for the environmental quality. So यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हो रहा है? रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप का मतलब क्या है? पहले क्या था कि रिसोर्सेज की डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, लेकिन अब रिवर्स हो चुका है। अब रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज की सप्लाई कम है। ठीक है। वी आर नाउ फेस्ड विद इंक्रीज डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। वही बात लिखी हुई है, लेकिन अब क्या है कि डिमांड तो बढ़ गई है हमारे रिसोर्सेज की, लेकिन जो उनकी सप्लाई है वो लिमिटेड है। सप्लाई इतनी नहीं है क्योंकि हम उसे ओवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मिस यूज़ भी कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। आप लोग हमारे घर में देखेंगे कई बार क्या होता है, पानी हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, वेस्ट होता रहता है, या कोई लाइट वगैरह, पंखा वगैरह ऐसे चला के छोड़ देते हैं, उसे बंद नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं। ऐसे हम लोग जैसे जैसे हम लोगों के पास पैसा आता है हम चीज़ें वेस्ट करते जा रहे हैं ना। Hence the environmental issues of waste regeneration and pollution have now become critical today. So भाई आजकल environmental issues, चाहे वो waste कर रहे हो हम रिसोर्सेज या पोल्यूशन फैला रहे हो, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ऐसे वीडियो ख़त्म।